गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं मैटर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया था, जिसमें फर्स्ट में मैंने मैटर का क्लासिफिकेशन किया। सेकेंड पार्ट में आने के बाद मैंने मैटर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया था कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उसके एविडेंसेस को मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इसमें यानी इस वीडियो में जो आपके बुक का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर आप इतना तो समझ चुके हैं कि वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, तो उस मैटर्स में पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना है। याद रहे कि जो भी एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट बेस है, यानी आप किसी एक्सपेरिमेंट से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें कि क्या पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मैटर के लिए। वैसे तो हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। So that's why the important characteristics of particles of matter are as follows। आप देखें कि कुछ महत्वपूर्ण जो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरीके से हैं, और इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके समझ सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कहने का मतलब ये है कि हमने देखा था कि एक ही मटेरियल से डिफरेंट साइज के, चाहे वो स्मॉलर भी हो या फिर लार्जर से लार्जेस्ट, इस तरीके से, लेकिन केमिकली कंपोजिशन उसका सेम था। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेम मटेरियल से बने हुए डिफरेंट साइज के मैटर को आपने देखा है। इसका मतलब है कि एक्चुअली जिस मटेरियल से वो बना हुआ है उस मटेरियल का जो यूनिट होगा जिसमें उस मैटर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका एक्चुअल साइज कितना है, तो आपको पता चलेगा कि वो वेरी वेरी स्मॉल है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि एक सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर की अगर मैं बात करें तो उसमें 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होता है। अब आप समझ सकते हैं कि सिंगल H2O मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं? एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो इसमें 10⁹ मिलियन सेल होता है एक मैच्योर्ड ह्यूमन बॉडी में। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिंगल सेल को देखना हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के जो सेल हैं उसमें अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो उसको देखना संभव नहीं है इस नेकेड आई से। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी मैटर की बात करें तो उसकी साइज हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर लार्जर मॉलिक्यूल्स में बदले हैं, लेकिन उस यूनिट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो यूनिट मॉलिक्यूल्स आप देख नहीं सकते। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें यही चीज़ प्रूव करना है कि आखिर मैटर का जो साइज होगा वो कितना छोटा स्मॉलर हो सकता है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब आप जो भी मैटर देख रहे हैं और उस मैटर में जानते होंगे कि उसके मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ गैप रहती है। तो हमें ये प्रूफ करना होगा किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि उसके बीच में गैप होता है, यानी मैटर
हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी आप जो कोई भी मैटर देखते हैं चाहे वो लार्जर साइज का हो, तो लार्जर साइज का मैटर आपको देखने में तो वो सॉलिड लग रहा है, उसमें आप देखेंगे तो आपको स्पेस नहीं दिखेगा वैसे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपको ये प्रूव करके दिखाना होगा कि उस मैटर के बीच में स्पेस होता है। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया। थर्ड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आपने जब एविडेंस के दौरान ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा था तो उसमें मैंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया था कि डिफरेंट लेयर का वाटर के अलग अलग पार्टिकल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। या फिर डिफ्यूजन में आपने देखा कि गैसेस का मूवमेंट चारों तरफ उसके सराउंडिंग में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये अलग बात है कि सॉलिड में ये मूवमेंट बहुत स्लो रेट से होता है, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते। लेकिन पार्टिकल्स की बात करें तो, मैटर की बात करें तो लिक्विड स्टेट भी है, गैसियस स्टेट में है, जिसे आप आसानी से ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैटर का है वो आसानी से विजिबल है और आप उसे देख सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का, पार्टिकल्स का। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण मैटर का साइज किसी भी साइज का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। जितना मॉलिक्यूल्स ऐड होगा उतने ही ज़्यादा उसका साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। इसका मतलब है कि इसके कारण पार्टिकल्स में अगर एडिशन होता है जिससे मैटर का साइज बढ़ता है या घटता है, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, जिस फोर्स के कारण कोई भी पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्ट होता है। और यही फोर्स से हमें इसे डिस्क्राइब करना होगा, इसे एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं, हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि वास्तव में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर जिस पार्टिकल से मिल के बना हुआ है उस पार्टिकल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इसमें हमें ये प्रूफ करना होगा कि आखिर हम जो वेरी वेरी स्मॉल करें तो कितना स्मॉलर हो सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये इतना स्मॉलर हो सकता है कि अगर आप इसके यूनिट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसे हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैंने पहले ही कहा कि एक्सपेरिमेंटली करना होगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट एविडेंस में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी उसको हम रिकॉल करते हैं। जैसे कि आपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रूफ किया था एविडेंसेस के लिए कि पोटासियम परमैंगनेट के टैबलेट को आपने वाटर में डिसॉल्व किया था, जिसके कारण उस कलरलेस वाटर का कंप्लीट कलर चेंज होके पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया था। उसी एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर दोहराते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा। तो उससे ये पता चलेगा कि उसकी साइज कितनी छोटी हो सकती है। जैसे आप कोई ग्लास का कंटेनर लें या बीकर ले सकते हैं, या कोई कंटेनर या ग्लास ही ले लें, शीशे का ग्लास है, और इस शीशे के ग्लास में अभी आपने 100 ml वाटर को रखा हुआ है, यानी इसमें कितना वाटर है, 100 ml वाटर है। अब इस वाटर में आपने पोटासियम परमैंगनेट का एक टैबलेट डाल दिया इसके अंदर, पोटासियम परमैंगनेट का। अब गौर करें आप, इसमें वाटर कितना है, तो 100 ml वाटर है, 100 ml। और इसमें ये पोटासियम परमैंगनेट यानी KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, इस टैबलेट को आपने इसमें डाल दिया है।
अब आप इसको इसमें से हिला दें तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप देखेंगे कि इस ग्लास का कंप्लीट कलर जो है वाटर का वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद इसकी कलर कंप्लीटली परमैग्नेट ये पर्पल हो जाती है। और पर्पल होने के बाद आप गौर करेंगे यहाँ पर कि इसमें जो कैमेनोफोर का टैबलेट था वो डिस्पर्स हो जाता है, और डिस्पर्स होने के बाद ये एकदम डार्क पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। कलर कैसा हो गया? तो डार्क पर्पल। अब इसका कलर चूंकि डार्क पर्पल हो जाता है तो वो किसके कारण हुआ? तो पोटासियम परमैंगनेट के टैबलेट के कारण हुआ। इसका मतलब है कि ये सॉलिड पार्टिकल्स जो टैबलेट था वो इसमें डिसॉल्व होके और इसके कंप्लीट कलर को चेंज कर दिया। अब आप क्या करें कि एक और कांच का ग्लास लें और इस कांच के ग्लास को आप पानी से भर दें। अब इस पानी को जैसे ही आप भरेंगे तो ये तो फिर से कलरलेस हो जाएगा। अब इस कलरलेस पानी में आप क्या करें कि यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है इस वाटर का वो रखें आप कितना ml? तो 90 ml वाटर होगा इसमें, ठीक है, 90 ml वाटर। अब इस 90 ml वाटर में आप क्या करें कि इस डार्क पर्पल कलर का जो वाटर है इसमें से आप 10 ml वाटर यहां से लें। 10 ml वाटर आप यहां से ले लें और इस 10 ml वाटर को आप इस कलरलेस वाटर के अंदर ड्रॉपलेट के थ्रू इसमें से गिराएं। तो अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होने लगता है और ये थोड़ा सा फेडअप कलर का हो गया, यानी इससे ये फेड होगा क्योंकि 90% तो इसमें कलरलेस वाटर था और इसमें आपने 10% यानी 10 ml मिला दिया ये डार्क कलर का। तो ये डार्क कलर इतना तो ये डार्क नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसकी भी कलर चेंज हो जाएगी और ये फेडेड डार्क फेडेड पर्पल कलर का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में फिर आप ऐसा ही करेंगे कि एक ग्लास और लेंगे पानी। अब इसमें से 10 ml उसमें जाके आप मिक्स करेंगे तो फिर देखेंगे कि उसका भी कलर चेंज हो जाता है। इस तरीके से एक एक करके आप 8 से 10 ग्लास में पानी रखें। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि पहले में आपने इसका पानी दिया है तो दूसरे में इससे 10 ml लेना है, तीसरे में उससे लेना है, लेकिन लास्ट तक जब आप करते जाएंगे फिर भी आप देखेंगे कि वाटर का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो ही रहा है। इसका मतलब है कि वो चेंजिंग क्यों आ रही है? तो वो चेंजिंग का मेन वजह है ये कैमेनोफोर। ये कैमेनोफोर का पार्टिकल्स इतना छोटा है जिसका लो कंसंट्रेशन भी अगर लार्जर वॉल्यूम में भी आप मिला दें तो वहां पर वो अपने इफेक्ट को दिखा देगा। इससे ये पता चलता है कि कैमेनोफोर का ये नेचर था कि ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे हम कंटेनर को चेंज करते चले जाते हैं वैसे वैसे कैमेनोफोर का कंसंट्रेशन लो होता चला जाता है, लेकिन उसकी साइज और स्मॉलर से स्मॉलर होती चली जाती है, जिसके कारण वाटर का कलर चेंज होता है। इसका मतलब है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, और वो इतना स्मॉल है जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसी यूनिट से कंबाइन हो के ये टैबलेट बना था। अब सोच सकते हैं कि वो सिंगल यूनिट कितना छोटा होगा।
लेकिन ये तो देखने में एक टैबलेट जैसा लगता है और हम नेकेड आई से देखते हैं तो इस टैबलेट में इसके लाखों ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे इस छोटे से टैबलेट में जो आपस में कंबाइन होके इतने बड़े टैबलेट का फॉर्मेशन किया था। और जैसे ही वाटर में आपने इसे डाला तो इसका पार्टिकल्स टूटने लगा और धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन आगे लो होती चली गई, लेकिन ये अपने इफेक्ट को अंत तक दिखा रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। उम्मीद करता हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसी चीज़ को नोटबुक में आपको लिखना है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब चलिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी जो भी पार्टिकल्स आप देखते हैं वो पार्टिकल्स जब एक दूसरे से कंबाइन होगा तो उस कॉम्बिनेशन में आपको ये पता चलेगा कि उसके बीच में स्पेस होता है। तो इसको भी हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर को आपने पानी से भर लिया और इस पानी से भरने के बाद आप इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर को ऐड कर दिया है। ये शुगर। अब थोड़ा सा यहां पर गौर करिए, जब आपने शुगर को इसमें ऐड किया है और ये वाटर है, हमें प्रूफ करना है कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहां पर आपने शुगर मॉलिक्यूल्स लिया है जिसको पानी से भरे एक कंटेनर में आपने डाल दिया। अब आप इसको स्टेरिंग करेंगे, यानी किसी भी चीज से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो आप देखेंगे कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये शुगर जो क्रिस्टल के फॉर्म में अभी दिखाई दे रहा है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। यानी अब आपको स्टेरिंग करने के बाद ये शुगर क्रिस्टल इसमें नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग गर्मी के दिनों में घर पे शरबत बनाते हैं ना, शुगर और पानी को मिक्स करके, ठीक उसी तरीके से तो जब आप शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि शुगर जो क्रिस्टल के फॉर्म में आपने डाला था वो कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व होने के बाद एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो गौर करने की बात ये है कि आप जानते हैं कि शुगर और वाटर का जो मिक्सिंग है तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज नहीं होता, यानी फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर शुगर और वाटर दोनों अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। यही रीज़न है कि शुगर जब डिसॉल्व हो जाता है पानी में तो वो पानी मीठा लगता है, और स्वीटनेस किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो शुगर की। और वाटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी शुगर में दिखता है। तो ये तो फिजिकल चेंज है और इसे हम केमिकल चेंज नहीं कहते। केमिकल चेंज में किसी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, और उस कंपाउंड का जो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने रिएक्टेंट से नहीं मिलती है, तब हम कहते हैं कि ये केमिकल चेंज है। लेकिन यहाँ पर ये फिजिकल चेंज है। क्यों? कि रिएक्टेंट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था? वाटर एंड शुगर। लेकिन जब ये मिक्स होकर शरबत में कन्वर्ट हुआ तो एक मिक्सचर दिया
जिस मिक्सचर में वाटर और शुगर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, यानी ये फिजिकल चेंज है। लेकिन इसमें गौर करेंगे आप कि शुगर मिक्स होने के बाद भी इस कंटेनर में वाटर का वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, एकदम कांस्टेंट रहता है। अगर हम किसी बकेट में पानी भर के किसी सॉलिड चीज को उसमें डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस बकेट में जो वाटर है उसमें उसके अंदर जिस सॉलिड को आपने डुबाया है वो अपने वॉल्यूम के बराबर उस वाटर के लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे आप किसी कंटेनर में पानी भर के अपने सिंपल किसी बॉल को डुबाए तो आप देखेंगे कि पानी उससे निकलने लगेगा बाहर, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल था। तो जिस बॉल को आपने डुबाया है उसके अंदर उस बॉल का जितना वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम के बराबर वाटर उसमें से वो डिस्प्लेस होगा। क्यों? कि सॉलिड है, उसे तो स्पेस चाहिए। अब यहां पर भी शुगर चूंकि क्रिस्टल के फॉर्म में है तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर स्पेस तो इससे लेगा। लेकिन जब ये मिक्स हो जाता है तो मिक्स होने के बाद ये शुगर का क्रिस्टल अपने पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देन आफ्टर वो पार्टिकल्स इस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है उस गैप में जाके सैचुरेट हो जाता है। इसलिए उस पार्टिकल्स को स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, यानी उसे एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई वाटर का जो वॉल्यूम है, जो लेवल है, वो लेवल मेंटेन रहेगा। और इस मेंटेन के कारण उसमें क्या होता है कि उसका कोई भी चेंजिंग नहीं आती, यानी इसका जो वॉल्यूम है, इसकी जो ये हाइट है वो मेंटेन रहेगी। तो ये रीजन है। तो इससे हमें ये पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, तभी तो उस गैप में ये शुगर का जो पार्टिकल्स है जो स्मॉलर फॉर्म में टूट गया है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, तो वो उस गैप में सैचुरेट हो गया, जिसके कारण उसे एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। दैट्स वाई वाटर का वॉल्यूम मेंटेन रह गया। So that's why on that basis we can say that the particles of matter have a space between them. यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, और उसी स्पेस में जाके जैसे इसमें शुगर सैचुरेट हो गया, तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, जिस गैप में शुगर का ये स्मॉलर पार्टिकल्स जाके सैचुरेट हो जाता है। फाइनली इसके वॉल्यूम पे कोई चेंजिंग नहीं आती है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि व्हेन वी एडेड शुगर और साल्ट इन वाटर एंड इट फाइनली डिजॉल्व इनसाइड इट, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। तो हमें लगता है कि आप सब समझ रहे होंगे इसका आंसर क्या आएगा, नो चेंज, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिजॉल्व इनसाइड इट, यानी ऑलमोस्ट ये होमोजेनस मिक्सचर हो गया। और होमोजेनस मिक्सचर जब होगा इसका मतलब है कि ये क्रिस्टल इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व है, फाइनली उसे एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि मैटर जो पार्टिकल से बना हुआ उसके बीच में स्पेस होता है। तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर are constantly moving. अब ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख चुके हैं, तो इसमें आप दो एग्जाम्पल से इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट,
वो डिफ्यूजन से भी कर सकते हैं। डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया हुआ है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि घर में जैसे इंसेंट स्टिक को आप जलाते हैं यानी अगरबत्ती को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरे रूम के अंदर उसका फ्रेग्रेंस कुछ ही देर में फैलने लगता है। और आप जानते हैं कि गैसेस आर आल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और वो भी मैटर का एक फॉर्म है। क्योंकि जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें बताया था कि 3 स्टेट जो हम लोग लाइवलीहुड में यहाँ पर देखते हैं इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी गैसेस भी मैटर का फॉर्म है, और अगर मैटर है तो वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि गैसेस है, चूँकि इंसेंट स्टिक को आप जलाते हैं तो वो गैस बर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे स्मोक निकलता है, और वो स्मोक कुछ ही देर के अंदर पूरे एरिया में फैल जाता है। तो वो अगर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तभी तो उसकी मूवमेंट चारों तरफ होती है सराउंडिंग्स में। उसी तरीके से ब्राउनियन मूवमेंट में भी आपने देखा था कि एक पोलन ग्रेन का जिगजैग पैटर्न में मूवमेंट होता है, और उसका कॉज क्या था कि डिफरेंट लेयर का वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में चूंकि मूव करता है तो उस मूवमेंट के कारण ही पोलन ग्रेन का डायरेक्शन चेंज होता है। तो आप इन 2 एक्सपेरिमेंट के बेस पर बता सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। फर्स्ट डिफ्यूजन, जिसमें गैसेस या कोई भी अगरबत्ती आप जलाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ फैलता है। इसका मतलब है कि फैलना यानी मूव करना तो वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उस पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है। तो इसके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दूसरा आपने ये भी देखा। थर्ड है कि जैसे वो पोटासियम परमैंगनेट का टैबलेट आपने डाला तो फिर देखा कि पूरे वाटर का कलर पर्पल हो गया। तो इसका क्या मतलब था कि जो सॉलिड जिस जगह पर वाटर के कंटेनर में जिस पॉइंट पर वो था तो उसी पॉइंट का सिर्फ कलर पर्पल होता। लेकिन होता क्या है कि जिस कंटेनर में आप वो टैबलेट डालते हैं कंप्लीट वाटर का कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि जिस जगह पर वो टैबलेट था उस जगह से उसका मूवमेंट पूरे वाटर में हो गया, जितना दूर उसका वॉल्यूम था कंप्लीटली वाटर के कलर को चेंज। इसका मतलब है कि उस पॉइंट से वो पूरे वॉल्यूम के बराबर जो जितना वाटर है वो सभी मॉलिक्यूल्स के पास उसका मूवमेंट हो गया। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था। फोर्थ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other। इस चीज को आप समझें कि आप डिफरेंट तरह के मटेरियल से बने हुए सब्सटेंस को गौर करें और उसको एक्सपेरिमेंट में आप यूज कर सकते हैं। जैसे चॉक, जिस पेंसिल से आप बोर्ड पर लिखते हैं, एक चॉक स्टिक ले लें, एक आयरन का उतना ही मोटा आप एक रॉड ले लीजिए या आयरन नेल ले लीजिए। तो इस दोनों में कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पार्टिकल्स जो आपस में जुड़ते हैं उसको आपस में जुड़ने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और उसी फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेशन, ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड विथ ईच अदर। और यही कोहेसिव फोर्स है जिसके कारण मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, एनर्जी की बात है, तो ये अलग कंडीशंस हैं जिसका एक्सप्लेनेशन अभी की क्लास में तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर समझें कि फोर्स ऑफ कोहेशन है जो मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल्स से जोड़ने के लिए ज़रूरत है। बस इतना आपको समझना है।
अब इस फोर्स में क्या होता है कि किसी भी सभी पार्टिकल्स या सभी मैटर की अगर हम बात करें तो सबके लिए अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप एक चौक में जो मॉलिक्यूल्स चौक का आपस में जुड़ेगा तो उसके लिए लेस अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत होगी, लेकिन वहीं पर जब आयरन मॉलिक्यूल्स है तो आयरन मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ेगा तो उसके लिए लार्जर फोर्स की जरूरत होती है। सो विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आप उसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर उसमें अट्रैक्शन का नेचर नहीं होता, कोहेसिव फोर्स जनरेट नहीं होता, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं जुड़ सकते। अब ये मैटर के नेचर पर डिपेंड करता है कि किसको कितना फोर्स चाहिए। जैसे अगर हम चौक को चाहें तो बड़ी आसानी से हम तोड़ सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई करके, और अगर वही आयरन रॉड या आयरन नेल को भी हम तोड़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि सिंपल फोर्स से वो नहीं टूटता। इवन जब हम उस पर हैमरिंग भी करते हैं तो वो पहले ब्रेक नहीं होता, वो पहले सीट में बदलेगा, क्योंकि उस मैटर की अलग प्रॉपर्टीज होती है। और ये जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। लेकिन आप यहाँ पर ये तो समझ सकते हैं ना कि पार्टिकल्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, और उसी अट्रैक्शन को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और उसी कोहेसिव फोर्स के कारण सभी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। अब चाहे जिस मैटर की बात करें, सभी मैटर के लिए अलग अलग अमाउंट में फोर्स चाहिए। कोई मॉलिक्यूल्स लार्जर फोर्स यूज करता है, किसी में लेस फोर्स। ये डिपेंड करता है मैटर के नेचर पर, जो हम आगे समझेंगे। लेकिन अब ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का था, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम लोग मैटर के प्रॉपर्टीज को समझेंगे, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करूँगा। तब तक उम्मीद करते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।